इन आवर सराउंडिंग, उस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है 9th क्लास में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी आपकी शिवांगी मैम लेगी, फिजिक्स आपके सचिन सर लेंगे एंड केमिस्ट्री में लेने वाली हूँ। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए नोट्स। आई होप आप लोग सभी लोगों ने डाउटनेट ऐप पर जाके सर्च करके डाउनलोड कर लिए होंगे। उन नोट्स को पढ़िए, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनको जरूर रिवाइज करिए घर जाके। अगर आप साथ साथ ये सब काम करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है और आपके स्कूल में और फिर जो के बोर्ड्स एग्जाम में उनमें अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसीलिए पहला चैप्टर जो है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री के अंदर ये जो मेरे पास चैप्टर है ना, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो बेसिक सी बातें हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल जो है ना हमारा, टाइम टेबल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइम टेबल में देखो, साइंस का जो लेक्चर है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, वो आपका 6 to 6:45 होगा, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स का जो लेक्चर है 7 to 7:45 होगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। एंड इंग्लिश की जो आपकी क्लास है वो होगी 8 to 8:45 ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपकी तीनों क्लासेस होगी। साइंस में एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी। मैथ्स आपकी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को तीनों क्लासेस होगी। इंग्लिश भी आपकी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपकी 3 दिन क्लास होगी 8 to 8:45। तो अच्छे से टाइम टेबल याद कर लो ताकि अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सको, और जो हम पढ़ा रहे हैं उनको घर जाके पढ़ो, बस रिवाइज कर लो। रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, चीजों को समझने की कोशिश करो एंड देन उसके बाद आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो ये जो 9th एंड 10th क्लास होती है ना, ये अगर आप लोगों ने आगे जाके साइंस लेनी है तो एक तरीके से बेस होता है ये, तो बेस को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उनको ध्यान से समझे, ठीक है। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। एक मैटर को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, मतलब क्या है इसका, मैटर क्या मतलब है इसका, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, क्या होती है मैटर्स की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग मैटर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में। जो मेरे पास स्टेट्स होती है मैटर की, कौन कौन सी स्टेट्स होती है आप सभी को पता होगा। मेनली मेरे पास 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी स्टेट्स होती है, 3 स्टेट्स होती है। पहली स्टेट होती है मेरे पास सॉलिड, दूसरी स्टेट होती है मेरे पास लिक्विड एंड तीसरी स्टेट होती है मेरे पास गैस। क्या होती है, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। सॉलिड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, गैसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारी एयर होती है उनके अंदर क्या होता है, या फिर सॉलिड, ये पेन भी तो एक सॉलिड ही है, इसके अंदर क्या होता है। लिक्विड जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा भी मेरे पास 2 स्टेट्स और होती है, ठीक है। 2 स्टेट्स कौन सी होती है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए कि इसके अलावा मेरे पास 2 स्टेट्स और होती है। पहली स्टेट होती है मेरे पास प्लाज्मा, क्या होती है, प्लाज्मा। एंड सेकेंड होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लोग BEC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो देखो यानी कि हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या पार्टिकल में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, फोर्स कितना होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा बस ओवरव्यू देखेंगे कि प्लाज्मा एक्चुअल में है क्या, इसको फोर्थ स्टेट क्यों बोला गया, एंड कि BEC क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तीसरा टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे एंड देन फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना, इनको मैं इंटर कन्वर्ट कैसे करूं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ
डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो मेरे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, ये कैसे मैं इंटर कन्वर्ट करती हूँ इनको आपस में, मतलब कि लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करती हूँ। अब हमें पता है पानी बॉयल करना होता है, जब हम क्या करते हैं पानी को हीट करते हैं, गैस पे ले जाके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, कुछ ऐसा ही तो करते हैं हम लोग, है ना। यानी कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उनको हम लोग इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हमें टेम्परेचर में क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, हमें टेम्परेचर में क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर आपको आइस को मेल्ट कराना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फ्रिज से बाहर निकाल के रख देते हो, वो अपने आप रूम टेम्परेचर पे जब आती है तो वो मेल्ट होने लग जाती है ना। अब जब मैंने उसको फ्रीजर में रखा हुआ था, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था, तब वहां पे तो टेम्परेचर 0 डिग्री था, लेकिन जैसे ही मैं उसको रूम पे लाई तो टेम्परेचर मेरा बढ़ गया, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स जो है आपस में कन्वर्ट होती है, जैसे कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा अगर मैं कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दूं, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा अगर मैं कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कंडीशंस दूं। ऐसा भी होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए अगर मैं कोई पर्टिकुलर कंडीशंस दूं। और इवन ऐसा भी होता है कि अगर मैं सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर लूं, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर लूं, या फिर मैं गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर लूं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब कि सॉलिड लिक्विड में नहीं गया, आइस पहले पानी में नहीं गया, आइस डायरेक्ट वेपर बन गया। यहाँ पे वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके केस में ऐसा होता है कि जो मेरा सॉलिड है ना, मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके डायरेक्टली गैस बनने लग जाती है, उसकी वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, इतना नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। 5th जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। अब सुनने में थोड़ी डिफिकल्ट सी टर्म लग रही होगी लेटेंट हीट, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है इसके अंदर एक्चुअल में। 6 हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस है क्या। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बारी जैसे आप लोगों से ना पानी बिखर गया, ग्लास था पानी बिखर गया, तो आप लोग ना जैसे बहुत आलसी लोग होते हैं तो मम्मी तो डांट देती है कि इसको साफ करो, इसको क्लीन करो, पानी बिखर गया यहाँ पे। जैसे हम लोग बहुत आलसी होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में अपने आप सूख जाएगा, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो एक्चुअल में वो पानी गया कहाँ, वो पानी इवेपोरेट ही तो हो रहा है ना। वो पानी जो पहले फ्लोर पे था, थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि वो पानी है ही नहीं, उसके जो लिक्विड था वो है ही नहीं, तो वो लिक्विड गया कहाँ। तो वो जो वाटर था ना वो वहां से इवेपोरेट हो गया, वो वहां से उड़ गया और वो जाके हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है, कैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ता है। टेम्परेचर को बढ़ा दूं तब इवेपोरेशन बढ़ेगा क्या, या फिर मैं कुछ भी ऐसा कर दूं, चेंज कर दूं तो उससे इवेपोरेशन बढ़ेगा क्या, ठीक है, या फिर इवेपोरेशन कम कैसे होगा, कब इवेपोरेशन ज्यादा होता है, कब इवेपोरेशन कम होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 6 टॉपिक है ना मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद डिफरेंट मैटर्स को हम लोग, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है वो क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, एंड उसके बाद हम लोग लेटेंट हीट और इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि मैटर होता क्या है, ठीक है। अब मैटर क्या होता है, देखो हमें पता है कि हम एयर को अंदर ले रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, तभी तो जिंदा है हम लोग, वरना मर नहीं जाते। यहाँ पे पढ़ थोड़ी रहे होते, हमें पढ़ा थोड़ी रही होती। तो हम लोग एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, हम लोग खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, फूड को खा रहे हैं, ठीक है, एयर को ब्रीथ कर रहे हैं। उसके अलावा हम क्लोथ्स पहन रहे हैं। ये पेन क्या है, ये पेन क्या है, मैटर ही तो है। हम लोग क्लोथ्स पहन रहे हैं, ये क्लोथ्स क्या है, मैटर ही तो है। या फिर जो एयर मैं इनहेल कर रही हूँ अपनी लाइफ के लिए, वो भी क्या है, जिंदा रहने के लिए, वो भी क्या है,
मैटर ही तो है। आप फोन देख रहे हो, फोन में से पढ़ रहे हो, तो फोन क्या है, फोन भी तो एक मैटर ही है ना। टेक्निकल जमाना आ गया है, फोन में से पढ़ाई करते हैं हम लोग सारी की सारी, तो वो फोन भी क्या है, एक मैटर ही तो है। तो हर चीज ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास मैटर है। तो एक्चुअल में मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया कि ये हमारे पास मैटर है। तो उसके लिए एक डेफिनेशन दी गई, ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कराई जाती है, और ऐसे याद कराई जाती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई मुझे अभी तक भी याद है मैटर क्या है, ठीक है। वो डेफिनेशन होती है कि एनीथिंग, क्या होती है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे ये पेन है, ये भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ठीक है। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उस पर्टिकुलर चीज का अगर कुछ मास है एंड हैज मास, तो उसको मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ कि ये मेरा मैटर है, ठीक है। तो किसी भी चीज को उन्होंने बोला कि मैटर कोई भी चीज कब कहलाएगी, मैटर कहलाएगी अगर कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या फिर उसका कुछ मास है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास मैटर है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, अभी याद करोगे ना पूरी लाइफ याद रहेगी कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट थे, जो पुराने ज़माने के फिलोसोफर थे, जो रिसर्चर थे, जो रिसर्च कर रहे थे, जो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअल में मैटर क्या है, ठीक है। तो जो इंडियन फिलोसोफर्स होते हैं हमारे, वो थोड़ा रिलीजियस बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने वो सारी रिलीजियस बुक्स पढ़ी, सारे के सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, और उसके बेसिस पे उन्होंने स्टेट किया कि मैटर जो है ना वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, कि जो मैटर है वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर 5 तत्व से बना है, ठीक है, 5 तत्व से बना है। अब ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर 5 तत्व क्या है, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। पहला है एयर, जिसको हम लोग वायु बोलते हैं, ठीक है। वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह से पढ़े थे तो उसमें हिंदी में सारी चीजें लिखी होती थी। तो एयर हो गया, अर्थ हो गया जिसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, वाटर जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, फायर जिसको हम लोग अग्नि बोलते हैं, एंड स्काई जिसको हम लोग आकाश बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो मैटर होता है ना वो इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, इन 5 तत्व से मिलके बना है। और ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट है मेरे पास एयर, अर्थ, फायर एंड स्काई। इस तरीके से उन्होंने बोला कि कोई भी मैटर, जैसे ये है, ठीक है, ये भी किसी ना किसी चीज से मिलके बना है ना। अब हम सांस ले रहे तो उसमें क्या है, हवा है, ठीक है, अर्थ है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, पानी हम लोग पी रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो मैटर है ना वो बेसिकली 5 कॉन्स्टेंट से मिलके बना है, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई, ठीक है। तो इस तरीके से मैटर को डिफाइन किया गया। कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका कुछ मास है, उसको मैटर कहलाएगा। और इसके अलावा जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने बोला कि मैटर जो है वो 5 चीजों से मिलके बना है, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। तो जनरली स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि बताओ मैटर कौन से 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से या फिर 5 तत्व से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना वो फिजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने बोला कि मैटर को मैं 3 तरीके से क्लासिफाई करती हूँ, 3 तरीके से क्लासिफाई करती हूँ उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। और फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना मैटर की, ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, ये मेरे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है। कौन सी क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन भी होती है मैटर की, केमिकल क्लासिफिकेशन होती है जैसे एटम, एलिमेंट बोलते हैं, थोड़ा सा बताती हूँ, डिस्कस करेंगे डिटेल में अगले चैप्टर में। तो मैटर की एक केमिकल क्लासिफिकेशन भी होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब केमिस्ट्री के बेसिस पे। केमिस्ट्री में मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो उन्हीं के बेसिस पे जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो उस टाइप की क्लासिफिकेशन होती है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन तो इस चैप्टर में पूरा पढ़ लेंगे, कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस इंटर कन्वर्ट होते हैं, कैसे हम उनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, होते क्या है वो लोग, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि मैटर होता क्या है एक्चुअल में, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे मैटर की कुछ
छोटी सी और बातें, ठीक है। कुछ बोला गया, क्या बोला गया कि मैटर जो है ना, उन्होंने बोला कि जो मैटर है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन मैटर क्या है, मैटर हमारा पार्टिकुलेट है, पार्टिकुलेट है। अब बहुत भारी सा नाम लग रहा है ये, पार्टिकुलेट, कंटिन्यूअस, इसका क्या मतलब है, ठीक है। पार्टिकुलेट का मतलब है पार्टिकल नेचर, क्या मतलब है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकुलेट का मतलब है पार्टिकल नेचर, छोटे 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 पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे ये पेन आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा कि बहुत लंबा सा है, कंटिन्यूअस सा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो पेन है ना, ये भी छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। और अच्छे से समझाऊंगी अभी इसका क्या मतलब है। और कंटिन्यूअस का मतलब है कि बिल्कुल जो पार्टिकल्स है ना वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं है, ये एक्चुअल में ये ऐसा ही है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा बना ही नहीं है। इसके अंदर भी अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो ये टूट सकता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो बोला गया कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन जो मेरा मैटर है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है। अब कैसे, एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब अगर भाई ग्लास लो, ठीक है, ग्लास लो, ग्लास कैसे लो, कांच का ग्लास लो, ठीक है। कांच का ग्लास आप सब लोगों ने लिया, एंड देन क्या करो, उसको नीचे फेंक दो। घर पे करके मत देखना एक्टिविटी, मम्मी डांटेगी आपकी कि ग्लास तोड़ दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्लास सपोज इमेजिन करके देखो, ग्लास तो वैसे आपको दिखेगा बहुत सॉलिड सा है, लेकिन जैसे ही आप अगर ग्लास को तोड़ोगे ना तो बहुत सारे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं ना मम्मी कि यहाँ पे ग्लास टूट गया, यहाँ पे मत आओ, पैर पे चुभ जाएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें कब वो लग जाएगा, ठीक है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें कि कब लग जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दिखने में तो हमें ये लग रहा है कि जो मेरा ग्लास है ना, जो मेरा कांच है, वो एक तरीके से कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही मेरा ग्लास टूटता है ना, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और हम उस जगह बन जाते हैं, हमें लगता है कि यार अब तो ये टूट गया, हमें पैर में चोट ना लग जाए, ऐसे ही तो बोलते हैं ना हम लोग। तो मतलब कि कहने का ये है कि दिखने में तो मैटर कंटिन्यूअस लगता है, बट एक्चुअल में जो मैटर होता है ना वो कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। दिखने में जो मेरा मैटर लगता है वो, दिखने में जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस नहीं है, दिखने में वो मैटर मेरा कंटिन्यूअस लगता है, बट एक्चुअल में वो कंटिन्यूअस नहीं होता। इन एक्चुअल मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, लेकिन होता क्या है, जो मेरा मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। कांच का टुकड़ा ही देख लो, जब टूटता है तो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो। सो मैटर इज made up of small small particles, very small particles। तो इसीलिए हमने बोला कि मैटर कैसा होता है, मैटर जो है वो पर्टिकुलेट नेचर का होता है। कैसा होता है, पर्टिकुलेट नेचर का होता है, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये छोटी सी बात हो गई। अब एक और चीज एक्टिविटी से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि मैटर जो होता है ना वो पार्टिकल नेचर का होता है और कंटिन्यूअस नहीं होता। क्या एक्टिविटी है, देखो। अब हम घर में क्या करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, अच्छा लगता है हमें, गर्मियों में हमें पीने में अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्टी लगता है, तो हम रोज बनाते हैं, पीते हैं और एनर्जी भी मिलती है उससे, ठीक है। तो सपोज करो आपको नमक वाला पानी बनाना है, ठीक है। आपके पास क्या था, आपके पास एक ग्लास लिया आपने और आपने उस ग्लास में पानी डाल दिया, पूरा ग्लास आपका फिल हो गया। अब आपने क्या किया, आपने देखा सॉल्ट जो होती है ना, 1 स्पून सॉल्ट लिया, 1 स्पून, हाफ स्पून चलो सॉल्ट लिया, वो हाफ स्पून सॉल्ट आप लोगों ने उस 1 ग्लास वाटर में डाल दिया, ठीक है। जो आपका हाफ स्पून सॉल्ट था वो आप लोगों ने 1 ग्लास वाटर में ऐड कर दिया। तो जब आपके पास बाद में आप लोगों ने क्या किया, स्पून लिया और स्पून से अपने सॉल्यूशन को स्टिर किया। स्टिर करने के बाद आप देखते हो कि नमक तो गायब ही हो गया, है ना, नमक तो अब दिख ही नहीं रहा है आपको। एक्चुअल में नमक तो दिख ही नहीं रहा है। पहले तो आपको पता था कि ये मैंने नमक लिया है और ये मेरा वाटर है, बट जैसे ही मैंने नमक को पानी में डाला तो नमक तो गायब ही हो गया। भाई नमक गया कहाँ, वाटर तो सॉल्यूशन तो मुझे अभी भी क्लियर दिख रहा है ना। अब था क्या उस सॉल्ट पे, उस सॉल्ट में छोटे छोटे पार्टिकल्स थे,
ठीक है। और जैसे ही मैंने वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में डाले तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना वो पानी के अंदर जाके घुल गए और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। मतलब क्या, वो मुझे दिख ही नहीं रहे, वो जाके पानी के अंदर जाके चले गए और पानी के अंदर जाके वो इस तरीके से वो गए कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। ठीक है, उनकी खुद की कोई ओरिजिनल आइडेंटिटी रही ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मैटर जो होता है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने नमक को पानी में डाला तो नमक के पार्टिकल्स ने पानी के पार्टिकल्स के अंदर जाके कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, जिस वजह से ही मुझे अब वो सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो पानी जो था, लिक्विड जो था, उसमें भी पार्टिकल्स थे, सॉल्ट जो मैंने लिया उसमें भी पार्टिकल्स है। तो जैसे ही मैंने सॉल्ट के पार्टिकल्स को लिक्विड में डाला तो सॉल्ट के पार्टिकल्स ने लिक्विड के पार्टिकल्स में जाके कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो मैटर होता है ना वो पार्टिकुलेट होता है और मेटल जो है उसको कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग डिस्कस करते हैं साइज के बारे में। साइज, अब जैसे कांच के अंदर तो मैं फिर भी देख लेती हूँ कि इतना छोटा सा बिल्कुल पॉइंट साइज जितना पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल इससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, इतना नहीं, जरूरी नहीं कि इतना ही छोटा पार्टिकल है, इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब वो मुझे कैसे पता लगेगा कि इतने छोटे पार्टिकल्स है यार, कैसे पता लगेगा, मुझे देखना पड़ेगा ना। तो देखो, अब क्या करो, इसके लिए घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये तो लैबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट है, आप घर में भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि पार्टिकल कितना छोटा है। ठीक है, अब जब हम छोटे थे ना अपने टाइम पे हम लोग, अब आप लोग तो ऐसे बॉल पेन्स वगैरह यूज करते हो, लेकिन जब हम छोटे थे ना हम इंक वाले पेन यूज करते थे, उसमें हम लोग इंक फिल करते थे एंड देन उससे लिखते थे, बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग आती थी उससे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ना इंक बॉक्स भी खरीद के आते थे। तो आप ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या करो, जो इंक बॉक्स होता है ना, इंक बॉक्स लो, उसमें से थोड़ी सी इंक ली और मैंने पानी लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, ब्लू कलर की सपोज मेरे पास इंक थी तो मैंने उसमें ब्लू कलर की जो इंक थी ना वो डाल दी। पानी लिया मैंने, पानी के अंदर डार्क ब्लू कलर की मैंने इंक डाल दी और मैंने देखा कि जो मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन अब ब्लू कलर का हो गया है। ठीक है, जो मेरा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो गया है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैंने उसमें इंक डाली थी क्योंकि इंक ब्लू कलर की थी तो पानी के पास भी अब ब्लू कलर आ गया। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो मेरे पास इंक वाला जो सॉल्यूशन था ना मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट लिया। ठीक है, इसमें से मैंने इतना सा पार्ट लिया और ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था ना उसका इतना सा, बहुत थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक गिलास पानी और लिया इस तरीके से। अब मैंने ये जो इंक था ना ये मैंने इसमें डाल दी, जो मतलब जो मेरा इंक वाला सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन अब मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें भी डाल दिया वो सॉल्यूशन। तो मैंने देखा कि पहले पानी क्लियर था, अब उसमें वाइट, अब उसमें ब्लू कलर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे बहुत ही, जो पहले था ना, पहले बहुत डार्क ब्लू कलर सॉल्यूशन था, अब जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है ना वो थोड़ी सी पहले वाले के कंपैरिजन में कम है। क्यों कम है, क्योंकि मैंने जो पहले इंक ली थी वो बिल्कुल प्योर इंक थी और उसको मैंने पानी में डाला। अब मैंने प्योर इंक नहीं ली, अब वो जो इंक पानी में घुली हुई है मैंने उसको लिया और मैंने और पानी में डाल दिया। ठीक है, तो यानी कि अब ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है ना, अब वो ब्लू कलर की इंटेंसिटी और कम हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसका भी कुछ पार्ट लिया, अब मैंने इसका भी कुछ पार्ट लिया, अलग से एक छोटे से कंटेनर में लिया ऐसे और मैंने उसको ले लिया इस तरीके से, थोड़ी सी उसमें ब्लू इंटेंसिटी। फिर मैंने एक और ग्लास पानी लिया और इसको अब मैंने इसमें डाल दिया वापस। ठीक है, अब जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी थी ना वो और लाइट थी, अब जो मेरे पास ब्लू कलर की इंटेंसिटी थी वो और लाइट थी, बहुत कम थी, और कम थी। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा कि फिर मैंने क्या किया, फिर से इसका कुछ पार्ट लिया इस तरीके से इसका कुछ पार्ट लिया और फिर से मैंने एक ग्लास वाटर लिया और मैंने देखा कि अब तो ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, मतलब कि ब्लू कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, फिर उसका कुछ पार्ट लोगे और उसको आगे एक ग्लास पानी में डालोगे तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में जब मैंने ओरिजिनल इंक ली थी तो उसका कलर बहुत डार्क था,
उसको मैंने पानी में डाला तो उसका सॉल्यूशन बन गया। फिर मैंने क्या किया, उसका भी कुछ पार्ट लिया, फिर पानी में डाला तो कलर थोड़ा सा लाइट हुआ। फिर मैंने उसका कुछ पार्ट लिया, फिर सॉल्यूशन पानी में डाला, थोड़ा सा और लाइट हुआ। फिर मैंने और लाइट किया। तो एक्चुअल में एट लास्ट मैंने क्या देखा कि जब मैंने इस प्रोसेस को 5 से 6 बारी रिपीट किया तो रिपीट करने पर जो लास्ट जो सॉल्यूशन था ना उसका कलर बहुत ही ज़्यादा फेड था, बहुत ही ज़्यादा फेड कलर था। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, क्या रिजल्ट मैं निकाल सकती हूँ उससे, कि जो पार्टिकल है ना उनका साइज बहुत ही छोटा है। जैसे कि जब मैंने पानी की क्वांटिटी कम ली थी, इंक प्योर ली थी, तो बहुत सारे इंक के पार्टिकल्स थे उसमें, तो इस वजह से कलर आ रहा था। जब मैंने उस सॉल्यूशन का कुछ पार्ट लिया तो उसमें पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम है, तो पार्टिकल की क्वांटिटी भी कम है, और उसके अलावा पार्टिकल जो है वो और छोटा हो गया जब मैंने उसको पानी में डाला। तो ऐसे जब दोबारा पानी में डाला तो पार्टिकल और छोटा होता गया। तो इसी वजह से, क्योंकि पार्टिकल जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, इसी वजह से जब मैंने पानी ज़्यादा मिलाया और इंक कम ली तो मेरा जो कलर है सॉल्यूशन का वो फेड होने लग गया। कैसा होने लग गया? फेड होने लग गया। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी रिपीट करके देख सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज होता है। ठीक है, कि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैटर को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं लैब में जाके भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ केमिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, हमारे पास होता क्या है, एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी गिवन है कि मेरे पास एक पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन होता है ना बड़ा सुंदर सा पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। तो मैंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसको पानी में डाला, उसका सॉल्यूशन बना लिया। बहुत ही सुंदर सा पर्पल कलर का, बहुत डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना इस तरीके का, जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने डालती गई उसमें, उसको मिक्स करती गई तो वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट लिया, इस तरीके से छोटा सा ग्लास लिया, छोटी सी मतलब ऐसे ट्यूब सी ली, उसमें थोड़ा सा वो सॉल्यूशन उठाया, फिर मैंने पानी में डाला, दोबारा एक और ग्लास पानी लिया, उसमें डाला तो कलर थोड़ा सा लाइट हो गया। फिर जब मैंने उसका भी पार्ट लिया तो फिर मैंने दोबारा पानी में डाला तो कलर फिर से लाइट हो गया। फिर मैंने उसका फिर से पार्ट लिया, फिर से मैंने डाला तो कलर और लाइट हो गया। तो जब मैं पानी बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ ना तो उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट करना। ठीक है, जब मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैं डाइल्यूट कर रही हूँ। पहले कुछ 1 ग्लास पानी था, अब और पानी डाला मैंने, और पानी डाला, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब है वाटर और ज़्यादा ऐड करना। तो डाइल्यूशन जब हमने किया तो जो कलर की इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। इंटेंसिटी कलर की डिक्रीज हो गई। तो कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, इसका क्या मतलब है? और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं 10 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दूंगी ना तो पर्पल कलर गायब ही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो पर्पल कलर हमारे पास गायब ही हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल साइज होता है मेरा पार्टिकल साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि मैं उसको देख ही नहीं सकती। बहुत छोटा पार्टिकल साइज होता है, और जितना ज़्यादा मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ मेरे पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने कम हो रहे हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि मेरे कम हो रहे हैं इस वजह से भी, और इस वजह से भी क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो जो कलर है ना वो कलर धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो फेड होता जा रहा है। तो यहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल में जो मेरा पार्टिकल का साइज होता है ना वो पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। साइज ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और इतना छोटा होता है कि मैं अपनी नेक्ड आइज से देख नहीं सकती। अब जब आपने नमक पानी में डाला था, जब आप लोगों ने नमक पानी में डाला था तो आप नमक के पार्टिकल्स को पानी में घुलने के बाद देख पा रहे थे क्या? नहीं देख पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे? इसीलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है। पानी में जाने के बाद बहुत छोटा पार्टिकल साइज है, मुझे अब दिख ही नहीं रहा वो। ठीक है, तो ये होती है बात साइज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में। एक पहली कैरेक्टरिस्टिक आज डिस्कस करेंगे, बाकी की डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर जो है हमारे पास, पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर में उनके बीच में स्पेसिस होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा मुझे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस होते हैं? मुझे कैसे पता लगा? तो देखो, एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने, फिर से वही कि पहले मेरे पास एक वाटर का ग्लास था,
फिर मैंने उस वाटर के ग्लास में सॉल्ट ऐड की, वाटर का ग्लास था मेरे पास इस तरीके से, अब मैंने उसमें सॉल्ट ऐड की, सॉल्ट के ऐड करते ही कुछ जादू हुआ, सॉल्ट गायब हो गई, ठीक है। वो सॉल्ट गई कहाँ, मुझे तो दिख नहीं रही, तो मैंने बोला कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, मुझे नेक्ड आई से नहीं दिख सकता, इसलिए वो नहीं दिख रही। तो वो सॉल्ट एक्चुअल में हुआ क्या, जो मेरी सॉल्ट थी ना वो वाटर के साथ मिक्स हो गई, जो सॉल्ट था वो वाटर के साथ हो गया मिक्स। और एक्चुअल में अब दोनों ही तो मैटर है, वाटर भी मेरा मैटर है और सॉल्ट भी मेरा मैटर है। तो मैटर के बीच में होते हैं स्पेसेस, ठीक है, उनके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं। वो स्पेसेस क्यों होते हैं, उसका रीजन यही है कि पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होंगे, एक साथ होंगे, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप तो होगा ही, ठीक है। तो लिक्विड के केस में सपोज ऐसे इस तरीके से पार्टिकल्स है, इस तरीके से, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है जो एक लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब सपोज करो ये ब्लैक कलर का जो है वो सॉल्ट है, तो जैसे ही मैंने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट क्या करेगा, इन लिक्विड के बीच के पार्टिकल्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, उनकी जगह को बीच में ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो यानी कि होगा क्या, जो मेरे पास सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो लिक्विड के पार्टिकल्स की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, उनके बीच की जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जगह ऑक्यूपाई कर पाएंगे तभी वो मिक्स हो पाएंगे, तभी मेरा सॉल्यूशन मुझे क्लियर दिखेगा, नहीं तो सॉल्ट अलग ना दिख जाता क्या, है ना, सॉल्ट तो मुझे अलग दिखता। तो इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास जो सॉल्ट है ना वो लिक्विड के बीच के स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, और जब मैंने दो मैटर को अगर मिक्स किया तो वो उनके बीच के स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पानी में चीनी डालती हूँ तो चीनी भी क्या करती है, उसमें घुल जाती है जब हम उसको स्टिर करते हैं, तो एक तरीके से चीनी और छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, और चीनी के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ स्पेसेस थे, उसने उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये पहली प्रॉपर्टी, पहली कैरेक्टरिस्टिक थी मैटर की। उससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो पार्टिकुलेट होता है। क्या होता है, पार्टिकुलेट होता है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और वो इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज है कि एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शंस होती है, तो वो थोड़ा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अगली क्लास में। उसको हम लोग डिफ्यूजन के नाम से भी डिफाइन करते हैं। अलग अलग केसेस में देखेंगे कि सॉलिड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में क्या होता है, डिफ्यूजन कैसे होती है, डिफ्यूजन एक्चुअल में है क्या, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है, और मैटर की कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक देखी, ठीक है, बेसिक सी बातें हम लोग डिस्कस करी, तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कैरेक्टरिस्टिक से